इस वीडियो लेक्चर में DU BEd के एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे और देखेंगे। उससे पहले बहुत से ऐसे सब स्टूडेंट्स हैं जिनको कन्फ्यूजन है कि 200 मार्क्स का जो सब्जेक्ट क्राइटेरिया है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स को थोड़ा डाउट है, तो पहले वो थोड़ा हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है कि सर पेडागोजी के सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन कैसे करें। देखिए, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो आपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, मान लीजिए किसी बच्चे का ग्रेजुएशन में नंबर कम है, तो भी अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, ये वाला जो लिस्ट दिया हुआ है, इस लिस्ट में से, ये नहीं, इस लिस्ट में से वो सब्जेक्ट अगर आपने 200 मार्क्स का पढ़ा है अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो उस सब्जेक्ट में आप एलिजिबल हैं बीएड करने के लिए। अब सवाल है कि मिनिमम 200 मार्क्स का पढ़ा है, उसमें भी जरूरी क्या है कि आपको मिनिमम 50% मार्क्स, न्यूनतम 50% नंबर आपका आया हुआ होना जरूरी है। कि मतलब 200 का पढ़ा है तो 100 आया है। अगर मान लीजिए मैं जियोग्राफी का एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए आपने जियोग्राफी पढ़ा है टोटल 300 नंबर का, 300 मार्क्स का, तो जरूरी ये है कि इसमें 50% मार्क्स भी आया होना चाहिए, मतलब 150 मार्क्स जो है आपको मिला हुआ होना चाहिए। तो कोई भी सब्जेक्ट जो आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है और वो इस लिस्ट में है और 200 मार्क्स से ऊपर का पढ़ा है, उसमें 50% मार्क्स भी स्कोर किया है, तो आप उस पेडागोजी सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपने किसी ऐसे स्ट्रीम से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है जो इस लिस्ट में वो सब्जेक्ट है ही नहीं, तो आप DU BEd के लिए नहीं एलिजिबल है। DU BEd के लिए नहीं एलिजिबल है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप और यूनिवर्सिटियों के लिए एलिजिबल भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप IP में भर सकते हैं, MDU में भर सकते हैं, UP BEd में भर सकते हैं, राजस्थान BEd में भर सकते हैं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के BEd में नहीं भर सकते हैं। और यही सब कुछ छोटे छोटे कारण हैं जिसके कारण दिल्ली यूनिवर्सिटी का BEd जो है किसी भी और जगह के BEd एग्जाम से बहुत ही अलग हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले, सिलेबस और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाने से पहले ये देखने की जरूरत है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं। टोटल 387 सीट्स हैं। पहले 350 था, EWS कोटे के बाद जो है 387 सीट हो गया। सिंस है क्या कि अब 100 सीट्स इसमें से होम साइंस के हैं। होम साइंस में भी क्या, लड़कियां, क्योंकि सिर्फ LIC लेडी इरविन कॉलेज में गर्ल्स ही सिर्फ उस 100 सीट पर भर सकती हैं, वो भी कौन सी, जिन्होंने ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में या फिर कहीं पर होम साइंस को पढ़ रखा हो। नहीं पढ़ रखा है तो वो भी एलिजिबल नहीं है, और यही रीजन है कि होम साइंस से कट ऑफ बहुत कम जाता है। तो मैं मान ले रहा हूँ कि टोटल 287 सीट्स ऑन एन एवरेज DU BEd में पड़ेगा, ठीक है। और ये 100 जो है होम साइंस के सीट्स घटा के। नमस्कार, मैं अभिलाष सिंह। आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें। डेली बाइट्स के बिहाफ पर एस्पायरिंग जर्नलिस्ट आर्या गुप्ता मैम ने UPSC टॉपर ईरा सिंघल मैम का इंटरव्यू किया था, जो प्रेजेंटली दिल्ली में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की डेप्यूटी कमिश्नर हैं। और डेली बाइट्स के वन ऑफ द क्रिएटर्स अभिनय सिंह सर का भी इंटरव्यू किया था, हु रिसेंटली क्वालिफाइड उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज एग्जाम। सर का भी इंटरव्यू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो भी बच्चे आने वाले समय में हायर सर्विसेज के एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, वो इन वीडियो लेक्चर्स और इंटरव्यूज को देख सकते हैं। सर मेरे बड़े भाई हैं, अभिनय सिंह सर इज माई एल्डर ब्रदर। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र हम डेली बाइट्स को क्यों सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर यूनिवर्सिटी एडमिशन अपडेट्स, गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स, इग्नू लेक्चर्स, हिस्ट्री लेक्चर्स, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड सभी एकेडमिक लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। बुक रिव्यूज, न्यूज एंड अपडेट्स एंड सेवरल अदर स्टफ्स टाइम टू टाइम आते रहते हैं। लास्ट ईयर DU BEd पर बहुत सारे जो है क्वेरीज, और उसके बाद जो है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, सिलेबस, पेपर, कट ऑफ, सब कुछ जो है आपको मिल जाएगा DU BEd वाले प्लेलिस्ट में। जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, DU BEd वाला प्लेलिस्ट खोलिए, वहां पर आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। मेरा आपको रिकमेंडेशन है कि ये वाला वीडियो लेक्चर आप जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट ईयर जब बच्चों ने पेपर दे लिया था तो उसके बाद ये लेक्चर मैंने बनाया था, और उसमें बच्चों को मैंने बोला था कि कमेंट करके आप अपने पेपर और एक्सपीरियंसेस को शेयर करिए, ताकि आने वाले समय में बच्चों को उसका एक्सपीरियंस और एडवांटेज मिल सके। तो आप जाके इस वीडियो लेक्चर में कमेंट्स वगैरह पढ़ सकते हैं, तो आप लोगों को उसका काफ़ी फायदा मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले ये देख लीजिए कि DU BEd पर एक इंट्रोडक्शन का जो वीडियो डाला गया था, लगभग उसको 25,000 लोगों ने देखा है। मैं मान लेता हूँ मैं 5,000 लोगों को घटा देता हूँ, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि टोटल 20,000 लोग हैं। वैसे मैं आपको फैक्चुअली बता दूं, टोटल लगभग 20,000 लोग जो है DU BEd का पेपर देते हैं। अगर टोटल 287 सीट मैं मानूं, तो 287 को अगर आप 20,000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 1.43%। तो लगभग सिर्फ 1.5% प्रोबेबिलिटी है कि कोई बच्चा DU BEd में सेलेक्ट होगा।
तो इसका मतलब ये है कि बैकअप के लिए आपको और यूनिवर्सिटियों का एग्जाम भी रखना है, और इस 1.5% के सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी को देखते हुए ही प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आप बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। बहुत जगह मैंने देखा है कि ऑनलाइन ये वाला सिलेबस सर्कुलेट हो रहा है DU बीएड के लिए, और कुछ बहुत इजी सा दिख भी रहा है प्रिपरेशन के लिए। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ये DU बीएड का ये सिलेबस नहीं है। ये मतलब ये सिलेबस था, लेकिन ये बहुत पहले था, जब DU का बीएड का एग्जाम यूनिवर्सिटी जो डिपार्टमेंट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जब वो पेपर खुद करवाती थी तब ये सिलेबस था। पिछले 2 साल से DU बीएड का पेपर ना NTA करवा रही है। तो NTA के करवाने के वजह से, और फिर DU बीएड वाले अपना सिलेबस भी बहुत फ्रिक्वेंटली अपडेट करते रहते हैं, तो सिलेबस बहुत अपडेट हो गया है। बहुत पहले इंटरव्यू भी होता था, तो पहले इंटरव्यू बंद हुआ, फिर बाद में ये सिलेबस था, ये सिलेबस हट गया। तो आप देखेंगे कि नया जो सिलेबस है, स्कीम ऑफ रिटन टेस्ट है एंट्रेंस एग्जाम का, वो ऑल द वे डिफरेंट है। DU बीएड दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने सिलेबस को लेके कुछ भी डिटेल में नहीं बताती है, कुछ भी नहीं। आप प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड का, तो सिलेबस को लेके सिर्फ और सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये हमारा सिलेबस है। अब देखिए, इस पूरे सिलेबस को आप देख रहे होंगे ना, तो बहुत ही वेग सा है। एक नए बच्चे के लिए उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि भाई इसमें से पढ़ें क्या, कहाँ से पढ़ना शुरू करें। तो पढ़ने के क्या स्ट्रेटेजी और तरीका होगा, उसको मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, एक चीज देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट टिल सीनियर सेकेंडरी लेवल। पहले क्या लिखा हुआ था? पहले जो है ये बहुत ही बेसिक पूछता था, अप टू क्लास 10th लेवल। बाद में इसको 12th लेवल, तो जो साइंस वाइंस के क्वेश्चन आते हैं ना, उसके स्टैंडर्ड्स बहुत ही हाई होते हैं। फिर बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेरी है कि सर मेरा पेडागोजी तो सोशल साइंस का है, मेरा तो साइंस है, मेरा तो इंग्लिश है, या मेरा लैंग्वेज है, तो क्या सब बच्चे कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देंगे? बिल्कुल, आप सब के सब कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देंगे। बस आपका मेरिट जो है कम चाहे ज्यादा बनेगा आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट के हिसाब से। आपके सब्जेक्ट में जितने बच्चे रहेंगे, आपका मेरिट उस हिसाब से बनेगा। बस पेपर सबको जो है एक कॉमन मिलेगा। तो एक लास्ट ईयर का कुछ पेपर से मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाल लिए हैं, और उसको हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि ये क्वेश्चंस पूछ कहाँ से रहे हैं, और क्या इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक है क्या कि जहां से हम उसको प्रिपेयर कर सकें। तो देखिए, अगर पेपर स्ट्रक्चर देखेंगे DU बीएड का आप, तो उसमें इंग्लिश में का एक पैसेज आता है, 10 नंबर का उसमें लगभग क्वेश्चन रहता है। तो ये वाला एरिया बहुत ही स्कोरिंग होता है, इसमें मैं सबसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप 8 से 10 क्वेश्चन सही करेंगे। उसी तरह हिंदी का भी एक पैसेज आता है 10 नंबर का। ये लास्ट ईयर के पेपर के एनालिसिस पे बता रहा हूँ, और हर साल ऐसे ही आता है। हिंदी का पेपर जो है उसमें लगभग 10 क्वेश्चन रहते हैं पैसेज का, हिंदी में पैसेज आएगा, आपको देख के आंसर लिखने होते हैं। उसके बाद पेपर बहुत ही मिक्स्ड आता है, कुछ भी क्लियर नहीं है कहाँ से आता है। तो ये जो 20 मार्क्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। रीजन, इस 20 मार्क्स में से अगर आपने 16 से 18 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, तो इसका मतलब कि आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर आप देखेंगे लास्ट ईयर का पेपर, तो रीजनिंग के आपको टोटल 6+ क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैथ से 5-6 क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी का सारा क्वेश्चन आप देखेंगे साइंस से क्वेश्चन पूछ रखा है, 30-40 क्वेश्चन पूछ रखा है। करंट अफेयर से गिनती के 2-3 क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखे हैं। तो देखिए, इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या मान के चल रहा हूँ कि बाय नाउ अब तक आप लोगों के पास DU बीएड का पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट आपके पास होगा। या तो आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा, या तो आपने कोई मार्केट से ऐसी बुक परचेज कर रखी होगी जहां DU बीएड के पिछले 5 साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिए हो। रीजन ये है कि मार्केट में ना बहुत सारे ऐसे बुक्स आते हैं जिसमें DU बीएड का वो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं होता है। तो अगर आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आप वीडियो के एंड में चैनल का जो है व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उस पर मेरी व्हाट्सएप हैंडलर हैं, आप उनसे कांटेक्ट करके पिछले 5 साल का DU बीएड का पेपर परचेज कर सकते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछा था लास्ट ईयर कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है ये कौन कौन से रीजन में प्रैक्टिस हो रहा है। तो DU बीएड का जो पेपर है आप देखेंगे कि बहुत ही क्रिटिकल एनालिसिस टाइप का है, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछता है आपसे। अब यहाँ देखिए, अब हम सबको पता है कि भारत में जो है जो झूमिंग कल्टीवेशन है उसी को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, जो स्थानांतरण की खेती जिसे कहा जाता है हिंदी में कहें तो ये तो हमको समझ में आ गया कि झूमिंग नॉर्थ ईस्ट में प्रैक्टिस होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन 3 सही है। तो इसमें से आप देख लीजिए किसमें ऑप्शन 3 दे रहा है, यानी कि ऑप्शन 2 होगा या तो ऑप्शन 4 होगा, क्योंकि इन दोनों में दे रहा है कि थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए, अब आपका नॉलेज है तो आपको समझ में आएगा कि
और एरियाज में जो झूमिंग कल्टीवेशन को क्या कहते हैं, जैसे रोका कहते हैं ब्राजील में। तो ये आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो यहाँ पर आपका गेस वर्क काम आएगा। लेकिन गेस करने का भी तरीका है, ऑप्शंस को आपको कैसे एनालिटिक रूप से क्रिटिकल एनालिसिस करके सेग्रीगेट करना है। फिर यहाँ देखिए एक पूछा है कि पॉजिटिव चेक ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ अकॉर्डिंग टू माल्थूस। देखिए मैं आपको बताऊं, जो मेरे एमए हिस्ट्री के या फिर जो भी मेरे नेट जेआरएफ के बच्चे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, पता है ये डेमोग्राफी वाला ना टॉपिक आप जियोग्राफी में पढ़ेंगे या फिर आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे या फिर आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, वहां पर आपको माल्थूस की थ्योरी पढ़ने के लिए मिलती है। लेकिन आप देख रहे हैं डीयू बीएड में ये सभी बच्चों को पूछ दिया है। क्या इस क्वेश्चन को देख के आपको लगता है कि कोई ऐसी किताब आती होगी मार्केट में एंट्रेंस एग्जाम की जहां आपको ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया हो, जहां आपको ये क्वेश्चन सब दिया हो? नहीं, ऐसी कोई बुक नहीं आती है। इसलिए डीयू बीएड के लिए ना कोई भी स्टैंडर्ड बुक नहीं है, बहुत ही रैंडम वेग सा पेपर ये पूछते हैं। तो यहाँ अब क्या है कि आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो भाई नेगेटिव मार्किंग आपको इग्नोर करना पड़ेगा। वैसे इसका आंसर फेमाइन है या फिर कोई भी ऐसा सिचुएशन जो आपदा के कारण उत्पन्न होती है, किसी डिजास्टर के कारण, तो वो एक पॉजिटिव चेक ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर आता है। फिर लिखा है कि हु इज द फादर ऑफ बीबी भानी, तो ये होगा गुरु अमरदास। एक सेकेंड, इन्होंने आंसर की में दे रखा है गुरु रामदास। देखिए यहाँ एक बात और क्लियर हो गई, जब आपको हम बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हमसे क्वेश्चन पेपर जो है हम जो डेली बाइट्स के माध्यम से परचेज किया, तो बाद में आने लगे कहने लगे सर इसमें आंसर की गलत दिया है। देखिए आंसर की गलत दिया है तो आपने कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस कुछ नहीं ढूंढ लिया। एंट्रेंस एग्जाम्स आप देते हैं तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत बार गलत आते हैं, आंसर कीज में बहुत बार गलत मेंशन होता है। इनफैक्ट आईआईटीज के एग्जाम, यूपीएससी के एग्जाम, स्टेट पीसीएस, तो डीयू बीएड क्या चीज़ है उसके आगे, वो तो इसमें भी क्वेश्चंस गलत निकलते हैं और उसको बाद में रेक्टिफाई किया जाता है। आप देखिए यहाँ जो है ये मैंने क्वेश्चन पेपर से स्क्रीनशॉट लेके अटैच किया, तो इसमें गुरु रामदास दे रखा है, इसका आंसर गुरु अमरदास होना चाहिए। ठीक है, वैसे आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, बीबी भानी वैसे गुरु अमरदास ने लिखा है। तो यहाँ से एक चीज आपको ये भी डेवलप हुई। अब सवाल ये है कि ऐसी कौन सी आप मार्केट में बुक खरीद के लाते हैं जहां आपको ये सब क्वेश्चन मिल जाए? तो इन सब चीजों के लिए कोई बुक नहीं है। फिर हु इज द राइटर ऑफ टुकड़ी जग तो न्यारी, इसको किसने लिखा है? तो भाई वीर सिंह ने लिखा है। ठीक है, तो ये चीज है। फिर हु इज द राइटर ऑफ बंगे दारा, आलम इकबाल। अब देखिए बहुत से ऐसे बच्चे ना हिस्ट्री वगैरह के या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि जो है ये आलमा इकबाल कौन है। देखिए ये वही है मोहम्मद इकबाल, सारे जहां से अच्छा, जिन्होंने लिखा था, जिन्होंने पाकिस्तान बनवाने में इनका काफी रोल है, इन्होंने एक सोच दिया पाकिस्तान को बनाने में। तो ये वही मोहम्मद इकबाल है जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिख रखा था। तो उन्होंने ही बंगे दारा भी लिखी है। तो हिस्ट्री के भी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत बार ये नहीं पता है। फिर प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशूज शेयर कैन बी यूज्ड फॉर, तो राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये होगा। The soap molecule has hydrophilic head and hydrophobic tail। ये आप जब गूगल पे करेंगे ना तो इसका आप इमेज देख के समझ सकते हैं। ये मैंने अटैच नहीं किया इतना डिटेल में, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस क्यों दिखा रहा हूँ अभी समझ में आएगा। फिर यहाँ पूछा है कि यूजिंग नॉन सेंस सिलेबल्स, कि जो है ये किसके शॉर्ट टर्म मेमोरी की थ्योरी के हिसाब से आता है? तो मिलर ने एक थ्योरी दे रखा था इसके रिगार्डिंग। देखिए जो लोग डिटेल में देखना चाहते हैं लेक्चर पॉज करके देख सकते हैं, मैंने एक डिटेल में नोट्स भी अटैच कर दिया है, बेसिकली वो पूछ के आ रहा है। फिर ऐसे ही देखिए पूछ रखा है कि जैसा कि आप सबको पता होगा कि जर्मनी में क्या हुआ था कि हिटलर ने जो है जो भी ज्यूज कम्युनिटी के लोग थे उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल के मार देता था। ये एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, लेकिन जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो अब आपका यहाँ मेंटल क्रिटिकल एनालिसिस चेक होगा। अगर आप क्रिटिकल एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं ना तो वाकई में आप ड्यू बीट का पेपर नहीं निकाल पाएंगे। अब देखिए वो क्या कर रहा है, हिटलर जो है ज्यूज को मार देता था, तो लिखा है यू आर टॉट टू बी स्टील हार्टेड एंड एग्रेसिव। बिल्कुल, जिन लोगों को मार देता था तो उनको ऐसा सिखाया जाता रहा होगा कि तुमको अंदर से बहुत ही मजबूत रहना है, पत्थर दिल तुमको बनना है, आक्रामक होना सीखना है। बिल्कुल ऐसा सिखा सकते हैं। फिर यू आर अवॉर्डेड सिल्वर क्रॉस फॉर प्रोड्यूसिंग 6 रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन। बिल्कुल नहीं, जिनको मारा जा रहा है उनको कोई अवार्ड थोड़ी ना मिलेगा, तो ये कट गया। फिर एट द एज ऑफ 14 साल के उम्र में जो है तुमको नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करा दिया जाता था। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। देखिए दोनों गैस है 1 और 2, हाँ कि ऐसा हो सकता है हिटलर की पॉलिसी को समझते हुए। अब यहाँ कह रहा है कि आप जूइज नहीं नॉन जूइज, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा कैसे घुमा दिया, अगर आपका ध्यान नहीं पड़ा तो गलत हो जाएगा। नॉन जूइज, तो ये फीचर्स हो गए 1 और 2 जूइज वुमेन के लिए, तो तीसरा वाला हो गया नॉन जूइज के लिए, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है सिर्फ ओनली 3।
तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना लास्ट ईयर, उन्होंने क्या किया था, वो जल्दी जल्दी में जूइस मार दिए थे, यहाँ पूछा है नॉन जूइस, तो ये सब चीज़ें भी आपको देखनी है। फिर आयरन रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेग्नेंट मदर, ये बेसिकली 38 मिलीग्राम होता है। बहुत जगह 45 मिलीग्राम भी मिल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है, डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन था। इनफैक्ट लास्ट ईयर स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर मैंने इस क्वेश्चन को क्लेम भी कर दिया था WHO के रिपोर्ट को दिखाते हुए, ताकि बच्चों को बोनस मार्क मिल जाए। लेकिन मैं आपको फैक्चुअली बता दूं, अगर आपने कभी कोई और एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, 38 मिलीग्राम ही इसका सही आंसर है। फिर देखिए उसके बाद पूछ रखा था कि मुंबई में जो चाली होता है, आपने अक्सर मूवीज वगैरह में देख रखा होगा, वो बोलता है कि चल जा चाली में रह, चाली के निवासी। आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, अब आप मूवीज देखेंगे ना तो आपको ध्यान देगा, जहां पर भी ना मुंबई के गरीब लोगों के बारे में आपको बताया होगा। देखिए चाली क्या होता है, चाली ये है, आप अक्सर मूवीज वगैरह देखेंगे तो इस तरह की तस्वीर आपको देखने के लिए मिलेगी, जहाँ लोग जो है इस तरह कमरे में रह रहे हों। तो इस तरह जो लोग कमरे में रहते हैं ना, वो बेसिकली इंडस्ट्रियल वर्कर होते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, जो भी इंडस्ट्रियल वर्कर होंगे वहां पर कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि कास्ट सिस्टम एक फ्यूडल व्यवस्था से आता है, सामंती व्यवस्था से आती, जाति प्रथा। और इंडस्ट्रियल व्यवस्था में आपको कास्ट सिस्टम नहीं मिलेगा। तो यहाँ लिखा है कि अ लार्ज पॉपुलेशन बिलोंगिंग टू ऑप्रेस्ड एंड लोअर क्लास, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि इस तरह के फैक्ट्री वर्किंग में जो है कहीं भी ऑप्रेस्ड क्लास और इसके बारे में बात नहीं होती है। फिर यहाँ आप देखेंगे कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन शेयर्ड रूम्स, बिल्कुल देख के पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग जो है शेयर्ड रूम्स और कमरों में रहते थे। तीसरा, लिकर शॉप्स एंड अखाड़ाज इन एन ओपन स्पॉट, देखेंगे बिल्कुल ऐसी जगह गरीबी होती है, आपको शराब की दुकानें और ये सब चीज़ें तमाम जो है ये आपको मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पर तंबाकू का फोटो ही बना हुआ है, नीचे ही आपको ऐसी बिल्डिंग्स में मिल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको समझना होगा, तो उस हिसाब से वो ऑप्शन सेग्रीगेट होगा। तो चाली के बारे में, चावल के रिगार्डिंग मैंने जो है ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिटेल अटैच कर दिया है, आप देख सकते हैं। फिर पूछ रखा है कि इंग्लैंड्स क्लोथिंग ट्रेडर्स यूज्ड टू बाय क्लोथ्स फ्रॉम द स्टेपलर्स, तो ये स्टेपलर्स क्या हैं, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। फिर एक करंट से उठा दिया था कि लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम कहाँ पर लॉन्च हुआ है, ये आपसे पूछ सकता है। उसके बाद देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कहाँ दे रखा है, तो ये जैसे कि आपको पता होगा ये आर्टिकल 51 में दे रखा है। तो वो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 51 हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। अब देखिए मैंने क्यों कहा कि आप पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर पेपर लेके क्रिटिकल एनालिसिस करिए। आप क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे ना पिछले 5 साल का पेपर लेके, तभी आपको पता चलेगा। जब आप आर्टिकल 51 के बारे में पढ़ेंगे, पेपर से क्वेश्चन को ढूंढेंगे, तो आपको पता चलेगा कि 51A होता है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज आपको पता चलेगा 51A जो है ये 4A का पार्ट है, ठीक है। शेड्यूल 4A में है आर्टिकल 51A। तो यहाँ से आपको नॉलेज इंप्रूव होगा। तो अगली बार आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है कौन से आर्टिकल के तहत है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है। तो पेपर्स को लेके जब आप आगे पीछे थोड़ा एनालिसिस करेंगे तो आपको ये आइडिया होगा। फिर एक पूछा गया कि इसका मीनिंग क्या होता है, कि हाजत रवा करना, इसका अर्थ क्या होता है। तो ये होता है कि एक दूसरे की जरूरत पूरी करना। तो ये देख लीजिए यहाँ पर ये मैच कर रहा है, जरूरत पूरी करना। तो देखिए क्या ये सारा जो मैंने जो भी 5-7 क्वेश्चन आपको एनालिसिस के लिए इसमें अटैच किया है, सिंस क्वेश्चन पेपर्स का वीडियो बनाना इज नॉट पॉसिबल, 100 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो देखिए आप जब क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं तो आप क्या पा रहे हैं यहाँ पर, क्या कोई ऐसी बुक हो सकती है क्या जहां पर ये सारे इस तरह के क्वेश्चन कवर्ड हो? नहीं। लेकिन वहीं पर जब आप और यूनिवर्सिटियों का सिलेबस देखेंगे, IP यूनिवर्सिटी का, इग्नू का, UP बीएड का, तो यहाँ देखेंगे कि आपने कॉम्प्रिहेंशन, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, GK, टीचिंग एप्टीट्यूड, ऐसे ही सबका जो है क्वेश्चन पेपर के फॉर्म्स जो है बने हुए हैं अलग अलग। तो आप देख पा रहे होंगे ना, यहाँ पर सेग्रीगेट करना बहुत ही ईजी है सभी क्वेश्चन पेपर्स को अलग अलग। जनरल नॉलेज, लैंग्वेज, यहाँ पर आप क्वेश्चंस देख के, मान लीजिए इन सभी क्वेश्चंस जो भी आपने देखा, मैं आपसे कहूँ कि बच्चों ये सारे क्वेश्चंस को क्या करो, इन किसी सब्जेक्ट में फिट इन बैठा दो कि वो किस सब्जेक्ट का हिस्सा है। तो आप देखेंगे ना बैठाना मुश्किल होगा, लेकिन जैसे ही DU BED का क्वेश्चन देखेंगे बस MCQ लिखा हुआ है, MCQ बेस्ड, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100, पेपर 2 आवर का, नेगेटिव मार्किंग 1/4। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि वो इसमें फिट इन बैठ जाएगा लेकिन इसमें नहीं बैठेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी और यूनिवर्सिटियों का एंट्रेंस एग्जाम का जो बीएड का सिलेबस है, कहीं ना तो कहीं DU BED के सिलेबस के तुलना में इजी है।
अगर मुझे ही बुक्स लिखना हो DU BEd पर कि DU BEd के एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करें, तो यहाँ पर बुक लिखना कठिन है, लेकिन यहाँ पर आप बुक लिख सकते हैं कि 50 नंबर का जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आपने देख रखा है, 50 नंबर का आपने लैंग्वेज दे रखा है, 50 नंबर का आपने एप्टीट्यूड दे रखा है। तो इसीलिए DU BEd का ना देखेंगे कि कोई बुक वगैरह नहीं आती है मार्केट में ऐसा। वही आर गुप्ता वगैरह की बुक आती है जिसमें प्रीवियस ईयर का पेपर दिया हुआ है, वो भी बहुत डिस्प्यूटेबल रहा है। लास्ट ईयर तक जो बुक्स आती थी पुराने एडिशन में, उसमें क्वेश्चन पेपर तक गलत दे रखा है। तो कंक्लूजन यही है कि पेपर बहुत ही जो है डाइवर्स है, किसी एक टॉपिक पर बहुत ज्यादा कवर नहीं किया जा रहा है कि आपने रीजनिंग पढ़ लिया, मैथ पढ़ लिया, आपका काम हो गया। तो वही सिलेबस जो है मैंने और यूनिवर्सिटियों से आपको कंपेयर करके अभी दिखाया है। देखिए, तो अब सवाल है कि हम प्रिपेयर कैसे करें, हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, अगर आपके पास पिछले 5 साल का पेपर है तो बहुत है, उससे ज़्यादा पेपर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पहले पेपर में इंटरव्यू वगैरह होता था, फॉर्मेट टोटली एकदम अलग है। पिछले 5 साल का आप पेपर देख सकते हैं, पेपर देख के आपको पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी अपने एग्जाम का पैटर्न बार बार किस तरह चेंज कर रही है। पहले जब 2015 का पेपर देखेंगे वो एकदम ऑल द वे डिफरेंट है, 2016 का आप देखेंगे तो पता चलेगा कि वहाँ पर सिलेबस बहुत ही डिफाइंड है। फिर उसके बाद पेपर NTA कराने लगी। तो आप ना पेपर जब जो है आप जो क्वेश्चन पेपर जो लोग भी हमसे परचेज कर रहे हैं दिल्ली बाइट से, तो वहाँ आप ये पाएंगे कि हमारा पेपर एकदम ओरिजिनल है, जो एग्जाम में पूछा था एकदम डिक्टो सेम टू सेम। हमने उसको एडिट तक नहीं किया। अगर पेपर में कोई मिस्टेक है तो वो मिस्टेक आप देखिए और समझिए कि पेपर में वही मिस्टेक हुआ था। तो वहां से आप 5 साल का पेपर उठाइए, उतना सफिशियंट है। अब 90% कैंडिडेट्स क्या कर रहे हैं ना, पेपर ले ले रहे हैं, बस फोन में स्क्रॉल कर दे रहे हैं। नहीं यार, देखो PDF का कोई मतलब आई मीन बुक्स का और हार्ड कॉपी में पढ़ने का मजा अलग है। PDF उसका रिप्लेसमेंट कभी भी नहीं हो सकता है। तो आप क्या करिए, उन 5 साल के पेपर्स को प्रिंट करवाइए। हाँ, नंबर ऑफ पेजेस में ज्यादा है, लगभग 100-150 रुपया लगेगा प्रिंट कराने में, तो प्रिंट करवाइए, टोटल क्वेश्चन पेपर्स ले आइए अपने पास प्रिंटेड फॉर्म में। फिर उन क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करिए कि कितने क्वेश्चन मैथ से पूछा है, कितना इकोनॉमिक्स है, कितना साइंस है, कितना सोशल साइंस है, कितना मिसलेनियस है, कि किसी सब्जेक्ट में नहीं है, वो एक एनालिसिस पे करना है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चंस को सब्जेक्ट के हिसाब से सेग्रीगेट करिए। फिर मान लीजिए आपने मैथ के हिसाब से सभी क्वेश्चन को छांट लिया कि मैथ में जो है टोटल ये 10 क्वेश्चन आए हैं। फिर आप उन 10 क्वेश्चन को टॉपिक के हिसाब से सेग्रीगेट करिए कि ये टॉपिक कौन सा पूछ रहा है। उदाहरण के तौर पर जब आप DU BEd का पिछले 5 साल का पेपर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो मैथ का क्वेश्चन वो पूछ रहा है ना, उसमें प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बहुत पूछता है, वो सेट थ्योरी का क्वेश्चन मैथ में बहुत पूछता है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो ये आप पाएंगे कि अच्छा पूरा मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि टाइम, स्पीड, डिस्टेंस इनके क्वेश्चंस बैठ के दिन भर सॉल्व कर रहे हैं और प्रोबेबिलिटी छोड़ दिया, सेट थ्योरी छोड़ दिया। तो पेपर एनालिसिस करने से आपको ये फायदा मिलेगा। फिर अगला टॉपिक जो सोशल साइंस है, इको है, इन लोगों के बुक्स का हम क्वेश्चन कहाँ से पढ़ें। देखिए, उसको आप NCERT की बुक्स ले सकते हैं क्लास 11-12 की, ठीक है, और उसमें जो भी समरी वगैरह देता है उसको थोड़ा पढ़ के जो है ज़्यादा एनालिसिस करिए। या तो आप NCERT ले सकते हैं, अगर आप CBSE बोर्ड वगैरह के नहीं हैं, आपने NCERT नहीं पढ़ा है, तो आप कोई भी स्टैंडर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स देख सकते हैं। जैसे मैथ के लिए RS अग्रवाल आता है, जनरल नॉलेज की एक लूसेंट की बुक आती है, तो उन बुक्स को आप देख सकते हैं। फिर आप एनालिसिस करके पाएंगे ना कि DU BEd का जो क्वेश्चन पेपर है ना, बहुत ही फैक्चुअल नहीं आता है कि बहुत ही लर्न रट के गए और प्रोड्यूस कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। पेपर आएगा और लगभग अभी आपको मैं कट ऑफ भी दिखा देता हूँ कि अलग अलग स्ट्रीम के हिसाब से कट ऑफ कितना जाता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जो है 5 साल का पेपर लीजिए, या तो आप दिल्ली बाइट से परचेज कर लीजिए या आपके पास कहीं से अवेलेबल हो जाता है तो अच्छी बात है। सो फार सो गुड, वट एवर यू फाइंड बेटर जस्ट गो फॉर दैट। तो अगर आप तैयार नहीं हैं तो यूनिवर्सिटी के लिए 20,000 लड़कों में से 250 लड़के तैयार बैठे हैं एडमिशन लेने के लिए। तो आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। देखिए, अगर आप स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे ना, तो पता है प्रॉब्लम क्या होगी। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही एंट्रेंस एग्जाम वगैरह खत्म हो जाएगा, आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन से निकलेंगे ना, तो आपके लाइफ में एक पैनिक सा मच जाएगा, कहाँ एडमिशन लें, क्या करें। तो बेहतर है ना कि किसी एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम ढंग से दे लो और उसमें एडमिशन हो जाएगा, तो एक रास्ता खुला रहेगा कि आगे जाना क्या है और करना क्या है। तो देखिए, DU से अगर आप BEd निकाल लोगे तो 5 से 6 हजार रुपये, सिर्फ 5,130 रुपये फीस ऐसी आएगा, उतने में कर लोगे। अगर वो चीज़ नहीं करोगे तो प्राइवेट कॉलेज में जाओगे, वो कहेगा कि हम ट्रेनिंग कराने के लिए, फील्ड ऑब्जर्वेशन के लिए अलग से पैसा लेंगे, तो आपको टोटल 5,000 की जगह आपसे 50,000, 1 लाख, और BEd की डिग्री कंप्लीट कराने में आपको 2 से 2.5 लाख रुपए ले लेगा। DU BEd में क्या है,
दोनों साल का फीस मिला लीजिए 10,000 रुपये टोटल 2 साल का कोर्स कंप्लीट करने में। बाकी आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस का एनवायरनमेंट, एक्सपोजर एकदम अलग होता है। आइए हम प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से जो प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ रहा है हम एनालिसिस कर लेते हैं। सिंस हमको ये बात तो समझ में आ गई कि DU BEड का क्वेश्चन पेपर काफ़ी कठिन आएगा, मैनेज करने में दिक्कत होगी, तो सिलेक्शन कैसे लें। तो ये जो स्ट्रेटजी मैंने बताया है पिछले 5 साल के पेपर से आप करेंगे, उसके बाद आप कट ऑफ देख लीजिए। जो भी साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने लिखा है ना, ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है। तो कोई भी बच्चा जो साइंस स्ट्रीम का है और वो जनरल कैटेगरी का है, तो आउट ऑफ 100 उसको बीएड में DU BEड में सिलेक्शन के लिए टोटल 55 से 60 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। 55 से 60 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज। कहने का मतलब है कि होगा क्या ना, पहला कट ऑफ जब आएगा तो लगभग 60 क्वेश्चंस जिसका सही रहता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। 60 क्वेश्चन मतलब क्या, 60 इंटू 4 तो 240 मार्क्स हो गया। क्योंकि सिंस एक क्वेश्चन जो है ना DU BEड में 4 नंबर का होता है और नेगेटिव होने पर -1 हो जाता है, सही में से -1 हो जाएगा, तो टोटल 240 मार्क्स हो गए। तो कहने का मतलब क्वेश्चन जो है 60 क्वेश्चन सही होना चाहिए और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो आप मार्क्स छोड़ दीजिए, टोटल आउट ऑफ 100 क्वेश्चन अगर आपका 60 क्वेश्चन सही है तो आप पहले कट ऑफ में ही आ जाएंगे साइंस स्ट्रीम से। लैंग्वेज से 54, सोशल साइंस में 55, किसी और सब्जेक्ट में कॉमर्स, सिंस इन सब्जेक्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है। कोई भी बच्चा बीकॉम किया है तो DU BEड का फॉर्म नहीं भर सकता है, कॉमर्स से नहीं भर सकता है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है इन सब्जेक्ट्स में। तो इसमें आप देखिए कट ऑफ कम जाता है, 45 नंबर, 44 नंबर, 40 नंबर तक भी आ जाता है आखिरी 6th कट ऑफ आते आते। लैंग्वेज में आप देखेंगे पंजाबी और उर्दू में पहले कट ऑफ में 42, लास्ट में आप देखेंगे 38, और जो होम साइंस वाले हैं इनको तो 28-30 क्वेश्चन भी ये लोग सही कर देते हैं तो इनका हो जाता है। तो देख रहे होंगे ना, पेपर कठिन है और पेपर बहुत ही जनरलाइज पूछ रहा है, आपसे चाली के बारे में पूछ रहा है, आपसे बीवी की भानी के बारे में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे हैं ना कि 90% कैंडिडेट्स नहीं कर पाते हैं। तो टोटल आप देखेंगे कि 50 to 60 क्वेश्चन जिसने भी सही कर लिया उसका हो जाएगा एंट्रेंस एग्जाम में। तो यहाँ पर आपको टोटल क्या करना होगा, आउट ऑफ 100 मान लीजिए आपने 60 क्वेश्चन जो है सही किया तो साइंस में हो जाएगा। लैंग्वेज के लिए बच्चे के लिए 54, ये जनरल कैटेगरी के लिए है, ये ध्यान रखिए। अब आप OBC के हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें से सभी में से 2-2 3-3 क्वेश्चन घटा लीजिए, 2 क्वेश्चन। मान लीजिए आप OBC के हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन कम कर लीजिए, इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन कम कर लीजिए। SC के हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन कम कर लीजिए, ST के हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन कम कर लीजिए। तो इस तरह आप कम करके आप अपना कट ऑफ एनालिसिस कर सकते हैं। मेरा एक बहुत पुराना एक वीडियो है जिसमें मैंने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग समझा रखा है। पता इस पे सबसे ज़्यादा आते हैं बच्चे, दिस गाय इज स्टूपिड, और बेवकूफ़ है, दुनिया भर की जो बातें हैं मेरे लिए सब मतलब अभद्र भाषा का इस्तेमाल वो पूरा करके समझाते हैं, मतलब लिखे रहेंगे। तो मेरा आपसे एक ही चीज़ कहना है, देखिए गाइस, ठीक है अगर उनके पास देखिए वो लोग हैं जिनका खुद तो हो नहीं रहा है, दूसरा चीज़ कोई दूसरा आदमी स्ट्रेटेजी बता रहा है तो उसको मानना भी नहीं है। खुद के पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, आप दूसरे के स्ट्रेटेजी को क्रिटिसाइज करिए, लेकिन आप क्रिटिसाइज कब करेंगे, जब आपके पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव रास्ता हो। भाई मैं कह रहा हूँ ये रास्ता है यहाँ जाने का, तुम कह रहे हो नहीं हम इस रास्ते से नहीं जाएंगे, तो भाई फिर दूसरा रास्ता बताओ ना कि वो वहाँ कैसे जाएगा। तो देखिए इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा बुक्स के चक्कर में मत पड़िए। DU BEड के लिए NCERT वगैरह आप पढ़िए, पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर आप ले लीजिए, उसको प्रिंट करा लीजिए, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करिए, और आप पाएंगे कि जितना मैं बता रहा हूँ उसमें से 5-6 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है ना, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मार्केट में जो बुक्स आते हैं ना बहुत सारे में ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं है। मैं सभी बुक से गारंटी नहीं ले सकता हूँ, हो सकता है किसी में ऐसा हो कि आता हो, लेकिन अगर आप ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ले रखे हैं ना और आपने उसको प्रिंट करा के सभी क्वेश्चन पढ़ रखे हैं तो आप एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्टली पा जाएंगे जो प्रीवियस ईयर से रिपीट हुआ है। ओके गाइस, तो आप डेली बाइट्स की मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप लेने के लिए आप ये कोड लिखेंगे DU BEd 251, लिख के आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, मेरी व्हाट्सएप हैंडलर हैं, वो आपको 251 रुपीज़ का एक पेमेंट का लिंक भेजेंगी। जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपको पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर मिलेगा मेंबरशिप में हमारे। फिर DU BEड के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी एडमिशन प्रोसीजर आपको कंफ्यूजन है, अपडेट है, तो आपको ये सारा दिया जाएगा व्हाट्सएप पर। इन केस किसी बच्चे को ऐसा कंफ्यूजन हो गया जहां उसको ये ज़रूरत है कि मेरे से वॉइस कॉल पर बात करने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल आपको मेरे द्वारा सभी करियर काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट, वॉइस कॉल पे असिस्टेंस सब कुछ दिया जाएगा। और आने वाले समय में आप मान लीजिए आपने डेली बैट्स की मेंबरशिप ले रखी है,
तो हमारी जो मेंबरशिप है आने वाले समय में होगा क्या ना, आप कहीं से भी बीएड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका डीयू बीएड में नहीं हुआ, आप कहीं भी और भी बीएड कर रहे हैं और आपको आने वाले समय में टीईटी, सीटीईटी इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा या कोई प्रॉब्लम होगा, तो सिंस आपने एक बार पेमेंट करके हमारी मेंबरशिप ले रखी है, तो उसके रिगार्डिंग टीचर एजुकेशन के मेरे ना लेक्चर्स आते हैं। आने वाले समय में आपको चैनल पे दिखेगा भी, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड मेरे लेक्चर्स, जो सीटेट, टीईटी और भी टीचर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है, केवीएस, डीटीएफएलएसबी, तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग आपको कोई भी अपडेट रहेगा और कोई कंफ्यूजन रहेगा तो आप मेंबर हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वॉइस कॉल पर ही आपको समझा दूंगा या असिस्ट कर दूंगा। मेंबरशिप लेने के लिए DU BED 251 लिख के व्हाट्सएप करना होगा और आपको 251 रुपीज़ का एक पेमेंट लिंक आएगा, पेमेंट करके आप मेंबरशिप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइज एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आपको सबको मैं सजेस्ट करूंगा आप टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन करिए। पिछले 6 साल का जितना भी DU BED का, आई मीन सॉरी, पिछले साल जो भी टोटल 6 कट ऑफ आए थे DU BED के टोटल लगभग 6 कट ऑफ आते हैं, 6 से 7 कट ऑफ आते हैं। मैंने ओरिजिनल कट ऑफ जो है क्या करूंगा, मैं इस टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। कोई भी बच्चा टेलीग्राम ग्रुप में जाके उस 6 कट ऑफ को डाउनलोड करके देख के समझ सकता है। सिंस आप घर बैठ के अकेले जब क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, तो आप देखिएगा आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और उस कट ऑफ में किस बच्चे का कहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, आप मैच कर सकते हैं। ओके गाइस, दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।